गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज राजनीति विज्ञान या सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में क्या और लोकतंत्र में क्यों पढ़ेंगे। हम लोग का 2 चैप्टर पूरा हो चुका है, एक इतिहास में और एक भूगोल में। आप लोगों के अभी किसी के भी क्वेश्चन आंसर पूरे हुए नहीं है, या कह सकते हैं किसी के क्वेश्चन आंसर आए नहीं हैं। सभी लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर लिख के और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। देखिए लोकतंत्र है क्या। देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु का महत्व तब पता चलता है जब वह हमें काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद मिल जाती। कोई चीज़ हमको आसानी से मिल जाती है तो हम उसका कद्र नहीं करते। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने अपनी गुलामी झेली, क्या कह सकते उपनिवेश और पूंजी के बाद समाजवाद का उद्गम हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, साम्यवादी शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के कारण ही जो उनमें दोष था, उसी के कारण ही क्या हुआ, लोकतंत्र पर क्या हुआ, एक लोकप्रिय व्यवस्था बनी। लोकतंत्र है क्या, कह सकते हैं अब्राहम लिंकन की भाषा में लोकतंत्र जो है वो जनता के शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र का मतलब 2 शब्दों से मतलब लोक मतलब लोगों का, और तंत्र मतलब शासन, यानी ऐसा एक शासन या ऐसा एक राज्य या ऐसी एक शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से उसका सरोकार होता है। यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है, जो आपके फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध नारा था। ठीक है ना। लोकतंत्र में कोई किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। लोकतंत्र में किसी भी देश में किसी का पर्सनल, कोई अपना, किसी भी शासन का, किसी भी शासक का कोई अपना धर्म नहीं होता है। जो जनता का धर्म होता है वही उसका धर्म होता है। ठीक है ना। इस अध्याय में हम पुनः लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं, गुण और अवगुणों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन जो पद्धति है वो काफी लोकप्रिय पद्धति के रूप में उभरी है बच्चों। लेकिन क्या वास्तव में यह सर्वोत्तम शासन पद्धति है? यदि ऐसा है तो क्यों? लोकतंत्र का वैश्विक स्तर पर शक्तिकरण होने पर क्या परिणाम उजागर हुए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम लोग क्रमवार से क्या करेंगे, खोजेंगे। पिनासे, लेक, वालेसा, वामे एकरूना तथा आंग सांसू की कहानियां भी लोकतंत्र के सुनहरे पक्ष के दर्ज हैं। ये लोग क्या हैं? पिनासे, लेक, वालेसा, वामे एकरूना और आंग सांसू, ये सब लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक हैं और इन लोगों ने राजतंत्र और साम्यवादी विचारधारा का विरोध किया। लोकतंत्र है क्या, मैंने बताया भी। विभिन्न देश, विश्व के विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था के भिन्न भिन्न जो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। कहीं लोकतंत्र, कहीं राजतंत्र, कहीं सैनिक तंत्र, तो कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था पर आधारित है। इन सभी शासनों व्यवस्थाओं में लोकतंत्र आज सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन, यानी जितने भी लोकतंत्र हैं, जितने भी शासन हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र या सैनिक, उनमें सबसे प्रसिद्ध क्या है, आपका है क्या है, लोकतंत्र। हालांकि हमें सच्चे मायनों में उसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं जिसमें शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और ये व्यवस्था हमारे भारत में बेखूबी से है। इस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं या रखा है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों प्रकार के शासन व्यवस्थाओं को हम अधोलिखित उदाहरण द्वारा, यानी जो आगे लिखी है उन उदाहरण द्वारा समझे जा सकते हैं। जैसे पहला है हमारा चीन। चीन की जो साम्यवादी सरकार को लोकतांत्रिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिनायक तत्व, यानी एक शासक की बात है, वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बन सकती है। यदि चीन में भी चुनाव होते हैं तथापि कम्युनिस्ट पार्टी का ही चुनाव में पूर्ण नियंत्रण रहता है। कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता है। इसी साम्यवादी शासन व्यवस्था में चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति बन चुका है। अगला है 2008 में जब पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने क्रमशः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शपथ ली, तो इससे पूर्व वहाँ सैनिक शासन व्यवस्था थी। वर्तमान में भी पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, जो खस्ता
हाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी जोर से क्या है, लगी हुई है। ठीक है ना। जिन राष्ट्रों में राजतंत्र शासन व्यवस्था है वहां राजा ही सर्वोच्च होता है, जबकि प्रजा या जनता क्या रहती है, गौड़ या मौन रहती है। अधिकांशतः हम लोगों ने देखा है यह शासन व्यवस्था क्या रहती है राजतंत्र में, वंशानुगत चलती है। यानी एक राजा की मृत्यु के बाद, उसके पद खाली होने के बाद उसी राज परिवार का कोई योग्य व्यक्ति शासक बन जाएगा। जैसे 2006 में हमारे पूर्व पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन वर्तमान समय में वहां भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में है। ब्रिटेन और भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। इन दोनों देशों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। इन प्रतिनिधियों के चयन के लिए समय समय पर गुप्त तरीके से चुनाव होते हैं, और जो 18 भारत की बात करें तो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो क्या वही मताधिकार का अपना प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है उसे लोकतांत्रिक, तथा जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी नहीं होती है उसे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आगे पढ़ने से पहले आइए पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिलंडा लिंगदो ने उसके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया तो कक्षा के कुछ अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी कहती है, मैडम मुझे लगता है कि यह तरीका सही नहीं है। एक अध्याय तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और किस्सों की चर्चा में लगा दिया तथा अब आकर हम लोकतंत्र का अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी का कहने का मतलब ये है कि इस कार्य को ही हमें पहले कराना था तथा पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब है। क्या ऐसा सही नहीं होता? मैडम लिंगदो, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हमें अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते? क्या हमें बारिश, प्रेम अथवा कलम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले इन्हें परिभाषित करना आवश्यक मानते हैं? क्या एक बार सोचिए, क्या हमारे पास उन शब्दों की स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करने के पश्चात ही हम उनका अर्थ जानते। मैरी, फिर परिभाषा की आवश्यकता क्यों हमें? मैडम लिंगदो, हमें परिभाषा की आवश्यकता तभी होती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में कठिनाई होती है। यानी कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या हमारे समझ में खुद नहीं आ रहा है, इसीलिए किसी के परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। हमें बारिश की परिभाषा की आवश्यकता तब होगी जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और समान वर्षा में अंतर करना हो। लोकतंत्र पर भी यही व्यवस्था या स्थिति लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है, क्योंकि लोग इस शब्द का उपयोग भिन्न भिन्न अर्थों के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारें भी स्वयं को लोकतांत्रिक कहती हैं। रिवियांग, पर हमें परिभाषा बनाने की आवश्यकता ही क्या है? आपने हमें एक दिन अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलाने वाली व्यवस्था ही लोकतांत्रिक है। ठीक है, मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते हैं। इससे सभी लोग मानते हैं कि इसमें परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? मैडम लिंगदो, देखिए मेरा कहना यह नहीं है बच्चों कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। यह परिभाषा काफी सरल है। जब हम इस मामले पर खुद का विचार ना करें तब तक यह कहना कठिन होगा कि लोकतंत्र की परिभाषा कौन सी सर्वोत्तम है, कौन सी नहीं। हम किसी भी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने इसके लिए काफी अच्छा कहा है अथवा सभी लोगों उसे ठीक समझते हैं। योलोंदा, मैडम मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा खोजने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से उत्पन्न हुआ है। यूनानी में डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। इस आधार पे हम डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र या इसका अर्थात लोगों का शासन कह सकते हैं। या ठीक होगा या ठीक है, फिर परिभाषा की आवश्यकता क्यों है? मैडम लिंग दो। इस प्रश्न पर विचार करने का यह काफी उपयोगी तरीका है, लेकिन मैं इतना कहूंगी बच्चों कि केवल शब्द की उत्पत्ति से ही उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा उपयोग या उपयुक्त नहीं रहता। शब्द का अर्थ सदैव अपने मूल से बंधा या जुड़ा नहीं रहता। प्रयोग और समय के साथ साथ इसका अर्थ भी परिवर्तित रहता है। अब कंप्यूटर शब्द ही ले लीजिए, या कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना हुआ, कठिन गणनाओं को सरलता से करने के लिए बना यह यंत्र कंप्यूटर कहलाता है। दरअसल ये काफी शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, लेकिन वर्तमान में शायद ही इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग होता है। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग पढ़ने, लिखने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने, डिजाइन बनाने आदि में प्रयोग किया जाता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन समय के साथ या समय के बीतने के साथ साथ इनकी परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं बच्चों। ऐसी स्थिति में हम केवल शब्दों के मूल अर्थ पर ही विश्वास करना पर्याप्त नहीं रहेगा। मैडम, आपके कहने का अर्थ यह है कि इस विषय पर स्वयं सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर ध्यान देना ही होगा, इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। मैडम लिखने दो। बिल्कुल ठीक बेटा, इसलिए आओ अब यह कार्य कर ही डालें। एक सरल परिभाषा जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।